इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, भैरव चौराहा, तितिला, कुशीनगर। ऑनलाइन क्लास कक्षा 11 विषय हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज के पहले भी हिंदी काव्य साहित्य के विकास का काल विभाजन आपको कक्षा 10 में बताया जा चुका है। फिर भी आज हम संक्षेप में उस पर प्रकाश डाल देना आवश्यक समझते हैं। अब हिंदी काव्य साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल। आदिकाल इसका दूसरा नाम है वीरगाथा काल। आदिकाल का एक दूसरा नाम वीरगाथा काल है। इस काल की समय सीमा 769 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक माना जाता है। यह हमेशा याद होना चाहिए कि किस काल का समय कब से कब तक माना जाता है। तो आदिकाल वीरगाथा काल का समय 769 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद दूसरा पूर्व मध्य काल, जिसका एक दूसरा नाम है भक्ति काल। इसको भक्ति काल के नाम से भी हम पुकारते हैं। अब इस काल की सीमा 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक माना जाता है। 1343 ईस्वी से सन 1643 ईस्वी तक पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल का समय माना जाता है। अब तीसरा देखिए उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल का एक दूसरा नाम है रीतिकाल। दूसरा नाम रीतिकाल है। ये रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल का दूसरा नाम रीतिकाल है, जो 1643 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक माना जाता है। इसका समय 1643 से 1868 ईस्वी तक निश्चित किया गया है। इसके बाद आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय 1868 ईस्वी से आज तक, 1868 ईस्वी से आज तक चलता आ रहा है। इसका अब तक कोई दूसरा नाम नहीं पड़ा। अब आप देखिए सबसे पहले आदिकाल, वीरगाथा काल। तो इस काल की क्या विशेषता थी उसके विषय में हम आपको बतला रहे हैं। सबसे पहले रासो ग्रंथों की रचना। इस आदिकाल में, वीरगाथा काल में रासो ग्रंथों की रचना हुई। अब आप कहेंगे ये रासो ग्रंथ, उस समय के ग्रंथों का अक्सर नाम रासो के नाम से ही रखा जाता था। जैसे पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बिसलदेव रासो, खुमान रासो, इस तरह से रासो ग्रंथों की रचना हुई। उसके बाद उस काल की विशेषता, आदिकाल की विशेषता, काव्यों में वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। आदिकाल की रचनाओं में वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। इसके बाद तीसरा है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आदिकाल के कवि राजाओं के दरबार में रहते थे और ये कवि जिस राजा के दरबार में रहते थे उसी राजा के यशोगान किया करते थे, उसी राजा का यशोगान किया करते थे। और उस समय उनकी रचनाओं में उनकी भाषा क्या होती थी? डिंगल पिंगल। उस समय की भाषा डिंगल पिंगल थी। इसी भाषा को अपनाकर आदिकाल के कवियों ने अपनी रचनाएं की। इसके अलावा आदिकाल में प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं हुई। प्रबंध काव्य एवं मुक्तक काव्य, आदिकाल में दोनों प्रकार के काव्यों की रचना हुई। अब हम पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल के विषय में प्रकाश डाल रहे हैं। आप देखिए भक्ति काल की मुख्य रूप से
दो शाखाओं में बांटा गया। भक्ति काल की मुख्य शाखा दो हुई, जिसमें एक शाखा निर्गुण और दूसरी शाखा सगुण हुई। भक्ति काल की प्रमुख दो शाखाएं हुई, निर्गुण और सगुण। आगे चलकर निर्गुण की भी दो शाखाएं हो गई। निर्गुण काव्यधारा की दो शाखाएं हो गई, जिसमें एक शाखा ज्ञानाश्रयी या संत काव्यधारा कहा गया, जिसमें एक शाखा को ज्ञानाश्रयी या संत काव्यधारा कहा गया और दूसरी शाखा को प्रेमाश्रयी या सूफी काव्यधारा कहा गया। निर्गुण शाखा की दो शाखाएं, प्रेमाश्रयी संत काव्यधारा और ज्ञानाश्रयी संत काव्यधारा और प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा, ये आप ध्यान रखिएगा। और यहां सगुण में देखिए, सगुण की भी आगे चलकर दो शाखाएं हो गई, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। इस प्रकार भक्ति काल की चार शाखा उपशाखाएं हो गई। अब हम आपको पहले ज्ञानाश्रयी काव्यधारा की विशेषता के विषय में बतला रहे हैं कि इस काव्यधारा की क्या विशेषता थी। निर्गुण काव्यधारा की क्या, निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्यधारा की क्या विशेषता थी। तो देखिए, पहले निराकार परमात्मा की उपासना। निराकार, निर्गुण, जैसे परमात्मा का कोई रूप आकार कुछ नहीं है, उसकी उपासना की गई, उसकी उपासना पर बल दिया गया। दूसरा है गुरु की महत्ता, गुरु को ही सबसे महान माना गया, गुरु को ही सबसे महान माना गया, ईश्वर से भी बढ़कर गुरु का स्थान माना गया। तीसरा है ऊंच नीच जात पात भेदों की आलोचना। ज्ञानाश्रयी शाखा के लोग जो समाज में छुआछूत, ऊंच नीच, जात पात का भेदभाव था, उसकी आलोचना, निंदा करते थे या उनकी आलोचनाएं की, निंदा की। चौथा है रहस्यवादी भावना का निरूपण। रहस्यवादी का मतलब अव्यक्त सत्ता के, अज्ञात सत्ता के विषय में उनकी काव्य हैं। और पांचवा है पाखंड एवं बाह्य आडंबरों की आलोचना। जो पाखंडी होते हैं, तरह तरह के रूप बनाकर लोगों के बीच में भ्रमण करते हैं, उसकी भी इस ज्ञानाश्रयी शाखा में निंदा की गई।